कहाँ तक हो गया है? जीरोथ लॉ हो गया था ना। अब देखते हैं ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, उसका ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जो है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है और यह प्रश्न प्रवक्ता 2004 की परीक्षा में पूछा गया है। तो पहला पॉइंट, यह नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है और ये प्रश्न पीजीटी 2004 की परीक्षा में पूछा गया है कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम आधारित है किस पर? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। इसको ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहता क्या है? इनका कहना है कि एनर्जी को हम का रूप बदल सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, किंतु इसका सृजन नहीं किया जा सकता, न ही इसको नष्ट किया जा सकता है। एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, नष्ट नहीं कर सकते, न ही इसको क्रिएट कर सकते हैं। इसका सृजन, कहीं पे एनर्जी ना हो और हम एनर्जी, कुछ ना हुआ एनर्जी बना ले, ऐसा संभव नहीं है। नथिंग से समथिंग या संभव नहीं है, समथिंग को नथिंग में कन्वर्ट करना भी संभव नहीं है। अगर कहीं कुछ है उससे हम दूसरा कुछ बना सकते हैं, लेकिन कहीं को विलुप्त हो जाए ऐसा संभव नहीं है। तो अगला पॉइंट, इसके अनुसार यानी प्रथम नियम के अनुसार, इसके अनुसार देखिए ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार, यानी इनका कथन क्या है? ऊष्मागतिकी का कथन क्या है? कथन चाहे ब्रैकेट में कथन लिख लीजिए। कथन, ये कहते क्या है? ऊष्मागतिकी का कथन क्या है? एनर्जी को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, किंतु इसे सृजित करना या नष्ट करना संभव नहीं है। ऊर्जा को एक रूप से, ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में बदला जा सकता है, दूसरे रूप में बदला जा सकता है किंतु इसे नष्ट या सृजित नहीं किया जा सकता। ठीक है ना? एनर्जी का रूप बदला जा सकता है, किंतु इसे क्रिएट नहीं किया जा सकता है या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। हीरा,
इसमें थोड़ा सा पानी फेंक के बंद कर दो, या डेटॉल फिनाइल से बंद कर दो, बंद करते जाओ। क्या था? अच्छा चलिए बता दो क्या होगा। दे देंगे। ठीक है, इसको जो है नष्ट या सृजित नहीं किया जा सकता है। इसके अन्य जो कथन है उनको देखते हैं, मिटा दें। आगे दूसरे जो कथन है, कार्य और ऊर्जा यानी वर्क और एनर्जी एक दूसरे के समतुल्य होते। जूल ने ऐसा कहा। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को दूसरे तरीके से किस प्रकार कहा गया है जूल द्वारा? जूल ने बताया कि कार्य और एनर्जी में समतुल्यता होती है। देयर इज एन एग्जैक्ट इक्विवेलेंस बिटवीन वर्क एंड एनर्जी। वर्क और एनर्जी एक दूसरे के समतुल्य होते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के रूप हैं। हीट, वर्क, एनर्जी सभी एक दूसरे के विभिन्न रूप हैं। एनर्जी को हीट में बदल लें चाहे वर्क में बदल लें, उसी के विभिन्न रूप हैं। तो हम इनको एक को दूसरे में बदलेंगे, क्योंकि नष्ट तो किसी चीज को किया नहीं जा सकता। तो एक का जब दूसरे में रूपांतरण होगा तो दोनों एक दूसरे के समतुल्य ही होंगे, कम ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है ना? तो अगला, देयर इज एन एग्जैक्ट इक्विवेलेंस बिटवीन वर्क एंड हीट। अंग्रेजी में लिख लीजिए, देयर इज एन एग्जैक्ट equivalence between work overcome and heat generated। यह कथन किसका है? जूल का। जूल ने ये बात कही। आप जितना कार्य करते हैं उतने हीट, उतनी ऊष्मा जनरेट होती है। जैसे आप वर्क और हीट एक दूसरे के रूप हैं, वर्क को हीट में कन्वर्ट करेंगे या हीट को वर्क में, तो दोनों एक दूसरे के समतुल्य ही होते हैं। मैक्सवेल ने कहा, इसी बात को मैक्सवेल ने, क्वांटिटी ऑफ हीट इज मैकेनिकली इक्विवेलेंट टू क्वांटिटी ऑफ वर्क। किए गया कार्य और ऊष्मा यांत्रिक रूप से एक समान होता है, यांत्रिक समतुल्यता होती है वर्क और ऊष्मा में। तो मैक्सवेल ने क्या कहा? देयर इज मैकेनिकल इक्विवेलेंस बिटवीन वर्क एंड हीट। ऊष्मा और कार्य में यांत्रिक समतुल्यता होती है, मैक्सवेल ने यह कहा। ठीक है, किसके बीच? कार्य और ऊष्मा के बीच मैकेनिकल इक्विवेलेंस, यांत्रिक रूप से दोनों एक दूसरे के समतुल्य होते हैं। ठीक है ना? कार्य तथा ऊष्मा यांत्रिक रूप से दोनों एक दूसरे के समतुल्य होते हैं। जितना कार्य करेंगे उतना ऊष्मा उत्पन्न होगी, जितना ऊष्मा देंगे उतना कार्य होगा। दोनों एक दूसरे के समतुल्य होते हैं। ठीक है, देखिए अगर आप चाहते हैं अच्छा, अगला इनका क्या कहना है? यदि एनर्जी का एक रूप, अगर एनर्जी किसी रूप में है, अगर वह विलुप्त होता है कहीं, ठीक है, तो उतनी ही मात्रा में एनर्जी दूसरे रूप, उतनी ही मात्रा में एनर्जी किसी दूसरी जगह उसी रूप में या दूसरे रूप में प्रकट भी हो जाती है। ठीक है, इनका कहना है ऊष्मागतिकी का नियम ये कहता है, वही बातें सब वही अलग अलग तरीके से सब कहे गए हैं। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहता है यदि एनर्जी का कोई एक रूप कहीं पे विलुप्त होता है तो उतनी ही मात्रा में दूसरी जगह है
उसी रूप में या किसी अन्य रूप में उतनी एनर्जी प्रकट भी हो जाएगी। जैसे आप एक जगह गड्ढा बनाएंगे, उतनी ऊंचाई आपको बगल में कहीं न कहीं मिल जाएगी। हम कहते हैं कि आत्मा अजर और अमर है। हमारा शरीर क्या है? द्रव्य और ऊर्जा का कॉम्बिनेशन है, मैटर और एनर्जी। जब वही एनर्जी निकल जाती है, केवल मैटर बचता है, तो हम कहते हैं डेड हो गए। एनर्जी तो निकल जाती है। आत्मा क्या है? एनर्जी है। हमारा शरीर द्रव्य और ऊर्जा का कॉम्बिनेशन है, संयोजन है। शरीर से एनर्जी निकल गई तो फिर क्या बचा? केवल मैटर, और फिर वो डेड। अगर वही एनर्जी फिर से प्रवेश करा दिया जाए तो फिर से हम क्या हो जाएंगे? जीवित हो जाएंगे। ठीक है ना? जैसे जंगल के जीव जंतु प्राणी, जैसे जैसे मानवीय प्राणी बढ़ रहे हैं, जंगली जीव जंतु क्या हो रहे हैं? घट रहे हैं। ठीक है ना? जैसे एक छिपकली मरी जंगल में या कहीं, तो ये उसकी एनर्जी निकली, आत्मा इनके शरीर में आ गई है, पैदा हो गई, है कि नहीं? एक चूहिया मरी तो ये पैदा हो गई, उसकी एनर्जी इनके शरीर में। एक न्योला मरा, उसकी एनर्जी इनके शरीर में, ये पैदा हो गए। उधर एक जीव जंतु खत्म हो रहा है तो मानवीय प्राणी एक बढ़ रहा है। एक शेर मरा, बब्बर शेर तगड़ा वाला, उसकी एनर्जी आ गई, हम पैदा हो गए, है कि नहीं? तो वैसे एक उधर घटा तो एक शेर उधर घटा जंगल में, तो यहाँ शहर में एक शेर बढ़ गया। तो रहना मिला जुला के पूरे एनर्जी उतनी ही है। हमारे पुराने विद्वान क्या कहा करते थे कि शरीर केवल आत्मा केवल शरीर बदलती रहती है। एनर्जी एक शरीर से निकल के दूसरी, उसी रूप में या दूसरी रूप में मानव बना। पहले हमारे बचपन में जैसे किसी की मिट्टी होती थी तो एक लोग राख चालते थे, ऐसे उसको ढंक देते थे, और सुबह उसको देखा जाता था तो उसके कुछ निशान दिखता था कीड़ों के रेंगने का। उस निशान से लगता है कि आदमी का पैर बना है, तो इनको आदमी का अगला जन्म मानव का मिला है। किसका चिन्ह दिख रहा है? उस वही अगले जन्म उनका वही है। अगर एक मानव रूप छोड़ के मानव रूप ही धारण किए तो एनर्जी उसी रूप में अपीयर हुई, लेकिन किसी दूसरे के घर में, किसी दूसरे गांव में, किसी दूसरे जिले में, वही नहीं ना, या फिर दूसरा शरीर धारण कर लिया, नेवला छठूदर, है कि नहीं? तो अगला इनका कहना है कि एनर्जी का एक रूप जब नष्ट होता है, एनर्जी का एक रूप नष्ट होता है, ये नष्ट नहीं कहे बल्कि कहे विलुप्त होता है। नष्ट होना कर लो, कहीं फिर आया नहीं, विलुप्त हुआ, तो उतनी ही एनर्जी उसी या अन्य रूप में वहीं या कहीं अन्य जो है प्रकट भी हो जाती है। नष्ट होना और सृजित होना अलग बात है, विलुप्त और प्रकट दोनों अलग बात है। ठीक है ना? तो एनर्जी का एक रूप, ऊर्जा का एक रूप, एक रूप विलुप्त होता है, उतनी ही मात्रा में, उतनी ही मात्रा में उसी अथवा अन्य रूप में, उसी अथवा अन्य रूप में ऊर्जा प्रकट भी हो जाती है, प्रकट भी होती है। प्रकट की प्रगट, प्रकट जो भी है, प्रगट की प्रकट जो भी हो आप बना लीजिए। प्रगट या प्रकट, कंफ्यूजन हो गया। ठीक, प्रगट प्रकट जो भी है, कट प्रकट, दोनों शब्दों में अंतर है। अच्छा, प्रकट भी होती है। अगला देखिए, अगला कथन क्या है ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का? किसी ऐसी मशीन का निर्माण, जैसे आपका स्कूटर चलता है तो आप पेट्रोल डालते हैं और वो वर्क करता है, वही पेट्रोल की जो एनर्जी है उसी को वर्क में कन्वर्ट करता है। हम कार्य करते हैं तो हम भोजन लेते हैं, भोजन की एनर्जी को कार्य में बदलते हैं। ऐसा मशीन का निर्माण संभव नहीं है कि वो एनर्जी न ले, केवल कार्य करे। किसी ऐसी
मशीन का निर्माण संभव नहीं है। कार्य और ऊर्जा एक दूसरे के रूप हैं। अगर ऊर्जा हमें मिलेगा उसी को हम दूसरे रूप यानी कार्य में बदल लेंगे। ऊर्जा न मिले कार्य बदलें यानी नथिंग से समथिंग कर लें, कुछ नहीं है और कार्य प्राप्त कर लें, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है ना। तो आगे हम कहें किसी ऐसी मशीन का निर्माण संभव नहीं है जो बगैर एनर्जी लिए सतत कार्य करती रहे। यानी कार्य के लिए एनर्जी हमें देना पड़ेगा। किसी ऐसी मशीन का निर्माण संभव नहीं है जो बिना ऊर्जा लिए सतत कार्य करती रहे। ठीक है, ऐसा संभव नहीं है। सतत कार्य करता रहे कोई मशीन बगैर एनर्जी लिए, ऐसा मशीन का निर्माण संभव नहीं है। अब देखते हैं ऊष्मागतिकी का मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन। मैथमेटिकली इस कथन को हम कैसे व्यक्त करेंगे, इस पर आते हैं। मिटा दें ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन। मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। देखिए, सपोज कर लें ये कोई सिस्टम है। जैसे मान लो कि आप सिस्टम हो, आपको जो है 100 रुपए दिया गया। आप टेस्ट में सबसे ज्यादा नंबर लाए हो या अपने एग्जाम में सबसे ज्यादा नंबर लाए हो, तो आपको यहां पुरस्कृत किया गया है। 100 रुपए मिला कैश और एक किलो मिठाई मिल गई ना। कितने क्या थी, 1200 की, 1100 की, जो भी है। चलो 100 रुपए नकद, 100 रुपए की मिठाई, ठीक है, ये मिल गया। तो आपके पास कुल कितना रुपए बढ़ा, कितना आपका टोटल पैसे में कितना जुड़ गया? 100 + 100 200 बढ़ गया। आपने 100 रुपए एनर्जी के रूप में लिया और बाकी 100 रुपए मिठाई के रूप में लिया। टोटल बढ़त कितनी हुई? चलिए, हमने आपको 100 रुपए दिया, 100 रुपए की मिठाई दिया, आप अपने दोस्तों को 5000 खर्च कर दिए। तो पाए आप 100 200 खर्च किए 5000, तो आपका नेगेटिव हो गया ना। अब चलिए, ठीक उसी प्रकार से मान लें ये कोई निकाय है, सिस्टम। निकाय को हम एनर्जी एक तो वर्क के रूप में दे सकते हैं, दूसरा किसके रूप में दे सकते हैं? हीट के रूप में, ऊष्मा के रूप में। ठीक है, निकाय को हमने एनर्जी दिया किस रूप में? कार्य के रूप में और हीट के रूप में। इतना इसको मिला है और इसने खर्च कितना किया? चलिए, अगर जो है इसको हीट को Q से डिनोट कर दिया जाए, हीट को Q से डिनोट कर दिया जाए, ठीक है ना। हीट को किससे डिनोट कर दिया जाए? Q से। हमने किसी निकाय को इतना एनर्जी दिया वर्क के रूप में और इतना हीट के रूप में दिया, तो इसकी
एनर्जी में टोटल जो चेंज हुआ डीई, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इसके कितना इसके पास पहले था ये हमें नहीं पता है, किसी सिस्टम में कितनी एनर्जी है नहीं पता है, लेकिन इतना वर्क के रूप में इसको एनर्जी मिला, इतना हीट के रूप में, तो इसकी एनर्जी में परिवर्तन कितना हो जाएगा, Q प्लस W के। ठीक है, इतना हुआ। इंटरनल एनर्जी में चेंज कितने का हो गया, Q प्लस W के। दूसरा देखिए, जैसे यदि कोई सिस्टम है, इसको हमने Q हीट दिया, Q हीट हमने इसको दिया और इसने W वर्क किया। ठीक है, अब इसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज DE किसके बराबर होगा, इतना मैंने दिया और इतना इसने निकाल दिया, Q माइनस W के हुआ। ठीक है ना, इसने प्राप्त कितना किया, खर्च कितना किया, दोनों का डिफरेंस जो है इसके एनर्जी में चेंज के बराबर होगा। समझ पाए कि नहीं? आपने किसी निकाय को, इसी को पलट दे, जैसे अगर ये वर्क इसको इस पर किया गया ना, अगर वर्क यह खुद करता, ऐसा हो जाता, वर्क के रूप में एनर्जी बाहर निकलती थी, W क्या हो जाता फिर माइनस। और जब वर्क भी इसी को मिल रहा है, एनर्जी के दो रूपों में प्राप्त हो रहा है, तो दोनों जुड़ जाएंगे और इंटरनल एनर्जी का चेंज हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? ऊपर मिटा दे सब। यदि किसी निकाय को ऊर्जा दो रूपों में, वर्क और हीट के रूप में दी गई हो, तब निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा, उसको वर्क के रूप में दी गई ऊर्जा प्लस ऊष्मा के रूप में दी गई ऊर्जा। क्लियर है कि नहीं? तो लिखिए, यदि निकाय को कार्य तथा ऊष्मा के रूप में ऊर्जा दी गई हो, तब निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ना कितना होगा, निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन अर्थात डेल्टा E इक्वल टू हो जाएगा Q प्लस W के। कोई दिक्कत? यही ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का गणितीय रूप है, मैथमेटिकल फॉर्म। और फिजिक्स में आप देखेंगे तो वर्क नेगेटिव हो जाता है, उल्टा हो जाता है। वहां किसके सापेक्ष डिस्कशन किया जाता है, परिवेश के, और केमिस्ट्री में किसके सापेक्ष, निकाय के। ठीक है ना? ये IUPAC रिकमेंडेड, IUPAC द्वारा जो इंटरनेशनल यूनियन है प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री का, उसके द्वारा मान्यता प्राप्त, उसके द्वारा स्वीकृत SI फॉर्म है ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का। IUPAC रिकमेंडेड SI फॉर्म, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है,
ये टीजीटी 2005 और 2009 दो परीक्षाओं में पूछा गया, 2005 और 2009 में। ठीक है, अगला देखा जाए, यदि निकाय द्वारा कार्य किया गया हो। ठीक है, अब यहां पे हम 3 केस लेते हैं। केस फर्स्ट, यदि निकाय द्वारा कार्य किया गया, द्वारा कार्य किया गया, तब वर्ग कैसा लेते हैं? नेगेटिव। जैसे यदि आपने पैसा खर्च किया है, आपके द्वारा मिठाई खिलाई गई है, तो आपकी जेब में पैसा घट गया, आपके सापेक्ष वो नेगेटिव है, लेकिन अन्य लोगों के सापेक्ष पॉजिटिव। तो यदि निकाय ने कार्य किया है तो निकाय के सापेक्ष वर्ग कैसा होगा? नेगेटिव। और तब ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम किस रूप में आ जाएगा? तब चेंज इन इंटरनल एनर्जी डीई इक्वल टू हो जाएगा Q माइनस W। आपने Q हीट दिया और W वर्क के रूप में वहां से निकल गया, तो दोनों का जो डिफरेंस है वही बचा। क्लियर है ना? ये सिस्टम है, आपने इसको Q हीट दिया, कितना हीट दिया? Q, और इसने निकाल कितना दिया? W। तो जो दोनों का डिफरेंस है वही DE के बराबर हो जाएगा। इतना दिया, इतना निकल गया, दोनों का डिफरेंस DE हो जाएगा। ठीक है ना? यदि दोनों निकाय को ही प्राप्त हुआ है, नीचे मिटा दे, यदि निकाय पर कार्य किया गया हो। केस दूसरा, यदि निकाय पर कार्य, निकाय द्वारा नहीं बल्कि निकाय पर, यदि निकाय पर कार्य किया गया हो, तब W क्या हो जाएगा? W पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि अब की जो है निकाय को हीट मिली है और कार्य भी इसी को मिला है, दोनों इसको प्राप्त हुए हैं। अब जो DE होगा दोनों के योग के बराबर। उस केस में DE जैसा हमने शुरू में लिखा था Q प्लस W के। साइक्लिक प्रोसेस के लिए अगर कोई चक्रीय प्रक्रम है तब क्या होगा? मिटा दे। तीसरा केस देखिए साइक्लिक प्रोसेस के लिए, चक्रीय प्रक्रम के लिए, चक्रीय प्रक्रम के लिए साइक्लिक प्रोसेस। अगर कोई साइक्लिक प्रोसेस हो तब जो टोटल चेंज है इंटरनल एनर्जी में हम उसका साइक्लिक इंटीग्रल करके प्राप्त करेंगे। साइक्लिक इंटीग्रल DQ और प्लस साइक्लिक इंटीग्रल DT।
डब्ल्यू का, ठीक है, कोई दिक्कत। अगर कोई प्रोसेस साइक्लिक वे में चल रहा है तो टोटल इंटरनल एनर्जी का चेंज जो होगा, टोटल हीट चेंज, टोटल वर्क चेंज के बराबर होगा। साइक्लिक इंटीग्रल करके मिटा देंगे, टोटल प्राप्त करेंगे। अगर कोई स्टेट फंक्शन है या एग्जैक्ट डिफरेंशियल है तो उसका साइक्लिक इंटीग्रल क्या होता है? स्टेट फंक्शन अगर कोई है, कोई फंक्शन स्टेट फंक्शन या एग्जैक्ट डिफरेंशियल कोई है तो उसका साइक्लिक इंटीग्रल क्या होता है? जीरो ना। अगर कोई फलन जो है वो सिस्टम के प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर केवल डिपेंड करता है, अर्थात आप दो तरह का पढ़ते हैं ना, देखिए दो तरह का डेल्टा, एक पढ़ते हैं एक ऐसा, अब ऐसे हमने इसमें इसी तरह का लगा दिया है। तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है, डिफरेंशियल, ये स्टेट फंक्शन होता है। पढ़ा है कि नहीं ये सब? और एक क्रोनेकर डेल्टा ऐसे होता है, तिरछा इसका ना, इसकी पूंछ तिरछी कर देते हैं, क्रोनेकर स्पेलिंग क्या है? क्रोनेकर डेल्टा, ठीक है। ये पाथ फंक्शन होता है, ये इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है, ठीक है ना। तो ये जो स्टेट फंक्शन है ये क्या होता है? जीरो, लेकिन ये जीरो नहीं होगा तो हम कहेंगे कि डी क्यू प्लस साइक्लिक इंटीग्रल डी डब्ल्यू का ये इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। या साइक्लिक इंटीग्रल किसका? डी क्यू इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइक्लिक इंटीग्रल डी डब्ल्यू। तो सिस्टम यहाँ ये पॉजिटिव है तो हीट गिवन टू द सिस्टम, नेगेटिव है तो वर्क डन बाय द सिस्टम, अर्थात सिस्टम को जितनी हीट देंगे उतने वो वर्क करेगा, उससे कम ज्यादा नहीं, ठीक है ना। हम यहाँ कह सकते हैं अतः सिस्टम को दी गई हीट सिस्टम द्वारा किए गए कार्य के ही बराबर होता है, क्योंकि इंटरनल, जैसे हम कहें आपको के पास कोई बचत नहीं है तो जितना आप पाएंगे हर महीने उतना हर महीने खर्च कर देंगे, तभी आपकी बचत शून्य होगी, नहीं तो शून्य नहीं होगी। इंटरनल एनर्जी में परिवर्तन अगर शून्य है इसका मतलब एनर्जी में कोई बचत नहीं है, तो जितना आप पा रहे हैं उतना खर्च कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर उससे कम करेंगे खर्च तो बचेगा, ज्यादा खर्च करेंगे तो घट जाएगा, क्लियर है ना। इधर मिटा दें, मिटा दें सर, उधर उधर जो लिखे ये वाला साइक्लिक चक्रीय वे में, साइक्लिक वे में अगर किसी कोई इंजन कार्य कर रहा है तो उसको दी गई ऊष्मा उसके द्वारा किए गए कार्य के ही बराबर होता है। अतः निकाय को दी गई ऊष्मा निकाय द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती, ठीक है। यदि इंटरनल एनर्जी में परिवर्तन शून्य है तब जितना एनर्जी आप दिए हैं निकाय उतना ही कार्य करेगा, बचत शून्य है। अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम हो, कोई विलगित निकाय हो, अगला एक केस देखिए, फॉर आइसोलेटेड सिस्टम विलगित निकाय, केस 4, फॉर आइसोलेटेड सिस्टम
विलगित निकाय के लिए देखिए वर्क और एनर्जी हीट में क्या रिलेशन होगा। कई बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए ऐसे आते हैं बेटा दे, जो अपना कहीं प्राइवेट कोचिंग या ट्यूशन पढ़ा उड़ा के सपोज कर लीजिए 2 लाख बेटा दे 2 लाख रुपए जुटाए हैं। अब उनको लगता है यार एग्जाम 6 महीने या साल भर में होना है, वैकेंसी फॉर्म आ गया, आगामी 1 साल के अंदर परीक्षा हो जानी है। तो अपने साथियों से पूछते हैं यार इलाहाबाद रहने का खर्च क्या होगा जो यहाँ रह रहे हैं, तो बताते हैं यार कम से कम 10,000 तो मान के चलो। तो उनको लगता है 1 साल के अंदर परीक्षा होनी है, 2 लाख हम जुटा के रखे हैं और 1,20,000 पूरा खर्च है वहां रहने खाने का, चलो 10-20,000 कोचिंग का भी है, 1.5 लाख में हम 1 साल वहां रह के तैयारी करके पढ़ाई करके और सिलेक्शन ले चले आएंगे, हमारे पास तब भी 50,000 रहेगा ही, 10-5,000 और खर्च कर दिए तो भी। तो वो 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए जुटा रखे और 1 साल यहाँ रह के पढ़ाई करने का लक्ष्य लेके आ गए। उनको घर से कोई पैसा मिलना नहीं है, यहाँ आने के बाद वो कमा नहीं रहे, केवल खर्च कर रहे हैं। तो वो जितना खर्च करते जाएंगे 2 लाख में उतनी ही कमी आती जाएगी, यही तो होगा। जितना वो खर्च करेंगे उनका जो बैलेंस है बैंक में उतना गिरता जाएगा, उतना उसमें गिरावट। यदि कोई सिस्टम आइसोलेटेड है अर्थात बाहर से एनर्जी नहीं पा रहा है, लिखाया है आइसोलेटेड सिस्टम सराउंडिंग के साथ एनर्जी का एक्सचेंज नहीं कर पाता है। तो अगर सिस्टम आइसोलेटेड है, मैटर और एनर्जी किसी भी प्रकार का एक्सचेंज सराउंडिंग के साथ नहीं कर रहा है, तो जितना वह खर्च करेगा उसकी एनर्जी में उतनी गिरावट आएगी। अब पता लगा बेचारा 2 लाख जुटाया था, 1 साल का लक्ष्य लेके आया था और यहाँ परीक्षा 1.5 साल में नहीं हुई, फिर 1.5 साल में नहीं हुई, फिर 2 साल में नहीं हुई, फिर 3 साल में नहीं हुई। अब वो पगला गया, क्या करे, 2 लाख वो खर्च हो गया, परीक्षा भी नहीं हुई, अब हम फिर घर जाएं तो फिर पढ़ाई लिखाई के ऊपर बच्चे तनाव में आ जाते हैं। चलिए देखते हैं। तो वही चीज यहाँ है, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए देखिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी dQ प्लस W ना। अगर विलगित निकाय है तो हीट का एक्सचेंज Q क्या होता है, 0 होता है। ये क्या होता है, 0 होता है। किसके लिए, विलगित निकाय के लिए, ठीक है ना। विलगित निकाय के में हीट एक्सचेंज क्या होता है, 0, न बाहर से एनर्जी देता है न बाहर से एनर्जी लेता है, अर्थात ये इसी के बराबर होगा। तो उस समय DE इक्वल टू क्या हो जाएगा, W के निकाय द्वारा किए गए कार्य और निकाय की इंटरनल एनर्जी में परिवर्तन दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। ऐसी स्थिति में निकाय द्वारा किया गया कार्य निकाय की इंटरनल एनर्जी में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। यदि निकाय कार्य कर रहा है तो इंटरनल एनर्जी घटेगी, यदि निकाय कार्य प्राप्त कर रहा है तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, निकाय द्वारा किया गया कार्य निकाय की इंटरनल आंतरिक एनर्जी में गिरावट के बराबर होगा। निकाय द्वारा प्राप्त कार्य, अगर निकाय पे कार्य किया गया है तो उसकी इंटरनल एनर्जी में वृद्धि के बराबर होगा। हम कहें कि इंटरनल एनर्जी में परिवर्तन के बराबर होगा, ऊपर मिटा दें। अतः निकाय द्वारा किया गया कार्य, अतः निकाय द्वारा, या हम कहें ऑब्लिक निकाय पर किया गया कार्य निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता। अब परिवर्तन बढ़ने का या घटने का,
निकाय द्वारा कार्य है तो इंटरनल एनर्जी घटेगी, निकाय पर कार्य है तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है ना, नीचे मिटा दे। निकाय पर कार्य तो डीई क्या हो जाएगा, डेल्टा ई पॉजिटिव, अर्थात बढ़ता है, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है। अगर निकाय द्वारा कार्य है, द्वारा कार्य, तो डीई क्या हो जाएगा, नेगेटिव, अर्थात घटता है। इसका महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, मिटा दे ऊपर, सिग्निफिकेंस ऑफ फर्स्ट लॉ। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ फर्स्ट लॉ। देखिए, पहला, यह कार्य और ऊर्जा में संबंध स्थापित करता है। ठीक है ना, वर्क और एनर्जी में संबंध स्थापित करता है। वर्क और एनर्जी या वर्क और ऊष्मा में, कार्य तथा ऊष्मा में, ऊष्मा में संबंध स्थापित करता है। दोनों दूसरे के बराबर होते हैं। दूसरा, शून्य से यानी नथिंग से कार्य और ऊष्मा के उत्पादन को स्वीकार नहीं करता। शून्य से, शून्य का मतलब नथिंग, ठीक है ना, नथिंग जहां कुछ भी ना हो, से कार्य या ऊष्मा के प्राप्ति को अस्वीकार करता है। ठीक है ना, अस्वीकार करता है। इसकी लिमिटेशंस देखते हैं। नथिंग से कार्य या ऊष्मा की प्राप्ति को अस्वीकार करता है। कहीं कुछ ना हो, नथिंग हो, और चाहो कि वहां कार्य मिल जाए, एनर्जी मिल जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। ठीक है ना, आपके पास कुछ ना हो, चाहो कि ये सामान मिल जाए, वो सामान मिल जाए, ऐसा संभव नहीं है। आप उसको पैसा दोगे तभी आपको उसी के समतुल्य कोई दूसरी चीज आपको मिल जाएगी। ठीक है ना, अब ये पेन दे रहे हैं इनको, तो उसी के समतुल्य ये आपको पैसा दे सकते हैं। आप इनको बदतमीजी दे दीजिए तो उसी समतुल्य लाख जूता दे देंगे आपको। चाहे जितना आप जिसको जिस हिसाब से गिव एंड टेक होगा। ठीक है ना, आप इनसे प्रेम से बात करेंगे तो इनकी तरफ जाएंगे, चाय वही बाहर निकलेंगे, चाय साय पिला देंगे, जूस वूस पिला देंगे, कुछ खिला देंगे। पहलवान कहाँ गए हो, एलएलबी का एग्जाम दे रहे ना, एग्जाम चल रहा है इसमें एलएलबी वालों का। चलिए आगे देखते हैं, लिमिटेशन मिटा दें। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की सीमाएं क्या है, लिमिटेशन।
लिमिटेशन मिटा दे। बेटा समझ पा रहे हो कुछ? हाँ, समझ नहीं पा रहे हो? समझ रहे हो? अच्छा, तब क्या ऐसे ऐसे किए? हाँ, ऐसे ऐसे कर दिए, हम समझ नहीं पाए। जैसे दो तरह से बूढ़ी लोग गिलाते हैं संकेत, ऐसे किए तो हाँ, ऐसे किए तो ना। अगर ऐसे ऐसे कर दिए तो हाँ ना समझे में नहीं आया, तो इसने ऐसे गोल गोल घुमा दिया। कंफ्यूज। चलिए लिमिटेशन देखते हैं। देखिए, पहला ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहता है कि एनर्जी का एक रूप नष्ट होगा तो दूसरा रूप कहीं दूसरी जगह या उसी रूप में या दूसरे रूप में दूसरी जगह एनर्जी प्रकट हो जाएगी। यानी एनर्जी का एक जगह से दूसरी जगह प्रवाह संभव है, यही कहना है ना। यहां विलुप्त होती है तो दूसरी जगह प्रकट हो गई, हम कहें यहीं से वहां जाके प्रकट हो गई। लेकिन इसके प्रवाह की दिशा क्या होगी? क्या किसी भी दिशा में एनर्जी का प्रवाह हो सकता है? इस पर एनर्जी के प्रवाह यानी ऊष्मा के प्रवाह की दिशा पर इन्होंने कोई रेस्ट्रिक्शन, कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में ऐसा कुछ कहा नहीं गया है। क्या निम्न ताप से ऊष्मा उच्च ताप की वस्तु की तरफ जा सकती है? जैसे हमने कोई लोहे की रॉड है या चालक पदार्थ है, ऊष्मा का हमने एक किनारे उसको ऊष्मा दिया तो ऊष्मा दूसरे किनारे अपने आप चली जाती है, यानी यहां से वहां स्थानांतरित हो गई। तो क्या उच्च ताप से निम्न ताप पे तो जाती है, निम्न ताप से उच्च ताप की तरफ भी ऊष्मा का प्रवाह संभव है? ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो प्रवाह की दिशा पर इन्होंने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया ना। ये नहीं बताया कि निम्न ताप से उच्च ताप की तरफ नहीं जा सकता, ये तो बताया कि एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, लेकिन किधर किधर जाएगा किधर किधर नहीं, इस पर ये मौन रहे। तो अगला, इन्होंने ऊष्मा प्रवाह की दिशा निर्धारित नहीं किया, या इस नियम ने ऊष्मा प्रवाह की दिशा निर्धारित नहीं किया, ठीक है ना। ऊष्मा प्रवाह की क्या दिशा होगी, इसका निर्धारण ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में नहीं किया गया, इसकी लिमिटेशन, ठीक है। दूसरा, इन्होंने कहा कि कब ऊष्मा का प्रवाह स्वतः होगा, कब स्वतः नहीं होगा, यानी कोई प्रोसेस कब स्वतः होगा कब नहीं। किसी प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी पर इन्होंने कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया, कुछ नहीं बताया, कोई अनुमान नहीं लगाया। किसी प्रक्रम, कोई प्रक्रम कब स्वतः होगा कब नहीं, यानी किसी प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी का अनुमान ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के आधार पर हम नहीं लगा पाते, ठीक है ना। तो यह किसी प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी को प्रेडिक्ट नहीं करता। तो अगला, इट डज नॉट प्रेडिक्ट, अंग्रेजी लिखे कि हिंदी? आधा अंग्रेजी बोल दिया, आधा हिंदी अंग्रेजी में लिख लिया। डज नॉट प्रेडिक्ट, गाली कहा देगा, कहा इसे दुई भाषा में कहा लिखे। इट डज नॉट, गाली नहीं देता, नंबर केवल काट देता है, नंबर काटता है। इट डज नॉट, अभी जब जीआईसी का प्रवक्ता का एग्जाम हुआ था, आयोग ने लिया था, तो आयोग का ये निर्देश होता है कि या तो आप हिंदी में लिखिए या तो अंग्रेजी में लिखिए, दोनों भाषा मिला के नहीं लिखेंगे। और एक मेरठ के अमित थे, पढ़ते थे, और उन्होंने यही किया, आधा हिंदी में लिख दी, जबकि एडमिट कार्ड पे निर्देश था आधा हिंदी में लिख दिया आधा अंग्रेजी में, और पेपर उनका बहुत बढ़िया था। और एक उनके साथी थे बरेली के अब्दुल कादिर जी, उन्होंने एक भाषा में लिखा और वो क्वालिफाई कर गए, बेचारे रह गए, जबकि पेपर इनका बहुत अच्छा था, नंबर इनके काट दिए गए। तो इट डज नॉट प्रेडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ,
स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस, किसी प्रक्रम की स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनिटी मतलब कब वह स्वतः होगा और कब स्वतः, जैसे जल का प्रवाह है ऊपर से नीचे तो स्वतः होता है, लेकिन नीचे से ऊपर स्वतः नहीं होता। हमें पंप लगा के एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, हम खुद बाल्टी भर के ले जाए अपनी एनर्जी खर्च करें तब जाता है। हाँ बेटा, हाँ ठीक है, ले नीचे से ऊपर नेचुरली नहीं होगा और ऊपर से नीचे स्वतः। उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ गैस का प्रवाह तेजी से होता है, लेकिन निम्न दाब से उच्च दाब की तरफ नहीं। उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ ऊष्मा का प्रवाह होता है, निम्न ताप से उच्च ताप की तरफ ऊष्मा का प्रवाह नहीं। लेकिन इस तरह का इन्होंने कोई बात कही नहीं, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में ऐसा कुछ कहा नहीं गया है। तीसरा देखते हैं, हम कहते हैं कि एनर्जी के एक रूप को दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसको ये कहते हैं। यानी हीट को वर्क में, हीट और वर्क एनर्जी के दो रूप हैं, हीट और वर्क दोनों किसके रूप हैं? एनर्जी के, ये दोनों रूप है। तो क्या एनर्जी के इस रूप का इस रूप में, इस रूप का इस रूप में परिवर्तन संभव है? संभव तो है, लेकिन परिवर्तन की एफिशिएंसी क्या होगी, दक्षता क्या होगी? क्या उस एनर्जी के इस रूप का इस रूप में 100% कन्वर्जन संभव है? यानी कोई ऐसी मशीन हमारे पास है जो हीट, उत्पन्न हीट को 100% वर्क में कन्वर्ट कर दे? तो कन्वर्जन की एफिशिएंसी, ऊष्मा का कार्य में परिवर्तन की दक्षता पर ये मौन रहते हैं, कुछ नहीं बोलते। ऐसा फर्स्ट लॉ में कुछ बताया नहीं गया है। आगे हम दूसरे नियम में देखते हैं, द्वितीय नियम में देखते हैं, लेकिन प्रथम नियम में कुछ कहा नहीं गया है। तो अगला, ऊष्मा का कार्य में परिवर्तन, कार्य में परिवर्तन पर कुछ नहीं कहा गया। परिवर्तन की दक्षता, की दक्षता, दक्षता एफिशिएंसी, दक्षता यानी एफिशिएंसी नहीं बताता, ठीक है ना। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जो है, हीट का वर्क में कन्वर्जन होगा तो कन्वर्जन की एफिशिएंसी क्या होगी, इस पर कुछ नहीं बोलता, कहीं इसमें कुछ कहा नहीं गया है। अगला जो है, जो अगला लिमिटेशन लिखाने जा रहे हैं वो तो पूरी की पूरी ऊष्मागतिकी की ही लिमिटेशन है, केवल फर्स्ट लॉ की नहीं। ऊष्मागतिकी टाइम फैक्टर का झंझट नहीं पालता, समय का झंझट नहीं पालता। पूरी ऊष्मागतिकी में कहीं टाइम आप नहीं पढ़ेंगे। ये कहते हैं कि प्रोसेस होगा कि नहीं होगा, होगा तो कितने दिनों में होगा, इस पे पूरी ऊष्मागतिकी में कहीं कुछ नहीं कहा गया है। समय सीमा कहीं नहीं है, ऊष्मागतिकी में समय बाध्यता, समय कारक नहीं है, समय कारक का अभाव है। टाइम फैक्टर यहां कहीं नहीं यूज किया गया है, ये इसकी लिमिटेशन है। अब यहां से इंटरनल एनर्जी पर कल चर्चा करेंगे। इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, फिर हीट कैपेसिटी, इनमें रिलेशन, वर्क,